नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए जो संविधान सभा था इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो पहला देश है वह है अमेरिका, जो कि 1787 ईस्वी में किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन था यह भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक। पैंथिक लॉरेंस जब अध्यक्ष थे उन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वह स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कैबिनेट मिशन का भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। यही था कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य कारण। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी। देखिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में जो कुल सीटें निश्चित की गई थी वह 389 सीटें निश्चित की गई थी। ठीक। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो महिला की संख्या थी वह थी 15। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी कितनी। तो देखिए संविधान सभा में जो सीटें आवंटित की गई थी वह प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित की गई थी। ठीक। तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में सीटें आवंटित की गई थी। ठीक। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए संविधान सभा में एससी की बात करें तो एससी सदस्यों की संख्या थी 26 और एसटी सदस्यों की संख्या थी 33। तो संविधान सभा में एससी कैंडिडेट की संख्या थी 26 और एसटी की सदस्यों की संख्या मेंबर की संख्या थी 33। ठीक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए संविधान सभा के जिस रियासत में प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था वह था हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे। तो देखिए देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में जो सदस्य रह गए थे वह 299 सदस्य रह गए थे। ठीक। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी। तो देखिए स्वतंत्रता पश्चात देश में जो रियासतें थीं वह 562 थी। ठीक। संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो देखिए अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वह था 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और इसमें सदस्य थे 207 और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। ठीक। इसमें इसके बाद है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वह सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह वीएन राव थे। ठीक। अगला है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था वीएन राव ने, बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल नाम था, इन्होंने ही किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए। तो देखिए अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई के तौर पर वो थे और इसके बाद जस्ट उसके 11 दिसंबर 10 को छोड़ करके 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया था। ठीक। संविधान सभा की यह दूसरी बैठक थी। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था। तो देखिए संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया जो प्रस्ताव था वह था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो था यह पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक।
उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में जो पारित किया गया था वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका को ही क्या कहा गया है? तो देखिए उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक। तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है संविधान का प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जो प्रस्तावना है यह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। तो देखिए प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और इंदिरा गांधी के समय में ये शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक। प्रस्तावना में ये सब जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया किसके द्वारा? तो देखिए प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग जो स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो देखिए भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो आत्मा का है अनुच्छेद 32 को कहा है और जो अनुच्छेद 32 है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का जो गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक। तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की जो संख्या थी वह 13 थी। ठीक। प्रारूप समिति 29 अप्रैल 1947 को गठित हुआ था और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए प्रारूप समिति में सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह 7 थी। ठीक। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ था? तो देखिए संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुआ था वह 114 दिन बहस हुआ था संविधान के प्रारूप पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कब हुआ? तो देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन हुआ था वह पूर्वी बंगाल से हुआ था। विभाजन बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। ठीक। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए झंडा समिति हो गया, संचालन समिति हो गया और जो नियम समिति था इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान यहाँ पर देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें जो कुल सदस्य थे वह 15 सदस्य थे। ठीक। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए झंडा दिवस जो मनाया जाता है यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन हुए थे वह 11 अधिवेशन हुए थे और जो कुल समय इसमें लगा था 11 अधिवेशन में तो वह 165 दिन का समय लगा था। ठीक। अधिवेशन कितने हुए? 11। अवधि कितने थे? तो 165 दिन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित कब किया गया था? तो देखिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस या विधि दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को जो स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया कब। तो देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को जो स्वीकार किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक है। ठीक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान है कैसा। तो देखिए भारत का जो संविधान है यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक, तो भारत का जो संविधान है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है किसके तहत। तो देखिए किसने कहा। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है केसी वियर ने। ठीक, मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में अगर अनुच्छेदों की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। ठीक, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए वर्तमान में 495 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक, अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो वर्तमान में 12 हैं, लेकिन पहले कितनी थी तो 8 थी। ठीक, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो पहले 22 हुआ करती थी, अब 25 हो गई हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन देता है। तो देखिए राज्यों के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा देती है वह पहली अनुसूची देती है। ठीक, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। ठीक, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो कुल संख्या है 22 है और स्टार्टिंग के समय यह 14 ही थी। ठीक, तो स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो देखिए सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो देखिए मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया। तो देखिए 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जो जोड़ा गया था वह 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देखिए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था और जो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वह बीजी खरे चुने गए थे जिनका कि पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। ठीक, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए जो दूसरी अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं उनके पेंशन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। ठीक, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध वर्णित है यह 7वीं अनुसूची में है। ठीक,
सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। ठीक। 10वीं जो अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ठीक। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए दल बदल निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। ठीक। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया रखा गया है। ठीक। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वह 5वां भाग है। ठीक। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है संघीय न्यायपालिका का वर्णन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो देखिए जो संविधान का जो 15वां भाग है वह निर्वाचन से संबंधित है और जो 18वां भाग है यह आपात से संबंधित है। ठीक। प्रथम लिखित संविधान किसका है? देखिए प्रथम लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का है। ठीक। तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह भारत का संविधान है। ठीक। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का एक संघ है। ठीक। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसने किया था? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। ठीक। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए भाषा के आधार पर जो गठित प्रथम राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए असम राज्य का जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए सिक्किम को 22वां राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक। नागालैंड राज्य कब बना? तो देखिए जो नागालैंड राज्य बना था वह 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य बना। ठीक। गोवा को 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो देखिए गोवा जो 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा बना था। ठीक। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः जो दर्जा मिला था 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा राजधानी दिल्ली को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिला था। ठीक। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब की गई? तो देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना जो किया गया था वह 1 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड का जो स्थापना था वह 9 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? तो देखिए तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित करके किया गया था। ठीक। संविधान की संप्रभुता कहाँ पर निहित है? देखिए संविधान की जो संप्रभुता निहित है यह जनता में निहित है। ठीक। संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कहाँ से? तो संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल लिया गया है यह कनाडा से लिया गया है। ठीक। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो देखिए जो मूल कर्तव्य है यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक। संसदीय शासन प्रणाली या एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? देखिए संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ये जो लिया गया है यह सब ब्रिटेन से लिया गया है, तीन के तीनों। ठीक। मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया है? तो देखिए संविधान में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया लिया गया है यह जापान से लिया गया है। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया लिया गया है यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक।
भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिया गया है यह जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो देखिए, संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 प्रदान करता है, और जो ये है भाग 20 में। ठीक। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? देखिए, संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक। वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की जो संख्या है वह है 61, 100 और 52। ठीक। दोनों वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य की बात करेगा तो 61 है, संघ की बात करेगा तो संघ में 100 सूची है, और समवर्ती की बात करेगा तो यहाँ इसमें 52 सूची है। ठीक। समवर्ती सूची में विषयों का विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है या प्राप्त है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की जो शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। ठीक। वन एवं पर्यावरण विषय क्या है? तो देखिए, वन एवं पर्यावरण जो विषय है यह समवर्ती सूची का है। ठीक। समवर्ती सूची विषय किससे लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची विषय जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। शिक्षा समाचार पत्र विषय हैं, तो देखिए, शिक्षा समाचार पत्र और जो विषय हैं यह समवर्ती सूची से हैं। ठीक। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो स्थानांतरित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। ठीक। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था किसका विषय है? तो पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि और कानून व्यवस्था ये जो विषय है राज्य सूची का विषय है। ठीक। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा और जनगणना विषय किसका है? तो यह है संघ सूची का। ठीक। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? तो देखिए, भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है यह एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। नागरिकता विषय कैसा है? तो देखिए, जो नागरिकता विषय है यह संघ सूची का विषय है। ठीक। नागरिकता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखिए, नागरिकता का जो उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। ठीक। तो नागरिकता है 5 से 11 तक भाग 2 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कैसे? तो देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से भी, वंश परंपरा से भी, पंजीकरण से भी, देशीकरण से भी तथा भूमि के अर्जन द्वारा भी। ठीक। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। तो देखिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में जो निवास करना होगा वह 5 वर्ष तक निवास करना होगा। ठीक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कितने वर्ष तक? तो देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वर्ष तक निवास करना होगा। ठीक। पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया? तो देखिए, पहला नागरिक संशोधन बिल जो पारित किया गया था 1955 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है कितनी बार? तो 6 बार हुआ है, और अंतिम 2019 में हुआ है। ठीक। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए, मौलिक अधिकार यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। ठीक। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भाग 3 को कहा जाता है। ठीक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वह 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के में किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। ठीक। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया किसके द्वारा? तो देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वह केशवानंद भारतीवाद ने दिया है। ठीक। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को रक्षक माना गया सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। ठीक। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार लिया गया है कहाँ से? तो कानून की समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 है यह ब्रिटेन से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अस्पृश्यता का जो अंत है यह अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ठीक।
प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 की क में है। ठीक, चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? तो जो चौथा स्तंभ है यह प्रेस को इंगित करता है। ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 21 में है। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण संबंधी अधिकार है यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया है और यह अनुच्छेद 21 के क में है। ठीक, 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ कब? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक, शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो यह रिट जारी करता है 5 प्रकार के। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट ये कौन कौन से हैं? तो ये 5 रिट हैं दोस्तों यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या है? तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया जो समादेश है वह परमादेश है। ठीक, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो यह कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस कहलाता है। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए रिट याचिका है तो यह क्या है? तो हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान में वर्णित है? तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है यह भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य। ठीक, मूल कर्तव्य कहाँ पर वर्णित है? तो देखिए मूल कर्तव्य जो वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क के तहत। ठीक, मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए मूल कर्तव्य का जो विचार लिया गया है यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। ठीक, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? देखिए भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारतीय संसद के 3 अंग। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है वह कौन सा है? तो देखिए संसद का अस्थायी सदस्य कौन सा है? तो देखिए संसद का अस्थायी सदन जो है वह राज्यसभा है और संसद का उच्च सदन कौन सा? तो वो भी राज्यसभा है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। उच्च सदन कौन सा कहलाता है? वह राज्यसभा। ठीक, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए संसद भवन का जो डिजाइन किया था सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का डिजाइन किया था। ठीक, संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो 1921 में संसद भवन की नींव रखी गई थी। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो देखिए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ठीक, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किसके तहत? तो संविधान के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो देखिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है यह साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में होती है। ठीक, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो देखिए संयुक्त अधिवेशन में निर्णय जो लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक,
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है कौन सा? तो देखिए संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वह प्रश्नकाल का होता है। ठीक, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए प्रश्नकाल की जो अवधि होती है दोस्तों वह होता है आपका कि प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है। ठीक, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक? तो देखिए संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो। ठीक, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है कितने महीने तक? तो देखिए संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। ठीक, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच के अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो देखिए संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो समय अंतराल होता है वह 6 महीने होता है। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए संविधान में राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां कहाँ से लिए गए हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां जो लिया गया है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्ताव के एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह 50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ठीक, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और जो महाभियोग का वर्णन है यह अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है यह संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कब दी जाती है? तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो त्यागपत्र सौंपता है यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है वह 6 माह के भीतर भर लिया जाना होता है। ठीक, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो लोकसभा भंग कर सकता है यह प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। ठीक, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो देखिए मृत्यु दंड क्षमा करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो देखिए लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है या मनोनीत करता है। ठीक, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके आधार पर? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? देखिए किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के तहत है। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो KR नारायण है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछेगा तो VV गिरी हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करेगा तो N नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन उम्मीदवार थी? ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला उम्मीदवार थी वह कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ठीक, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु
कार्यकाल के दौरान हुई कौन कौन से हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका की मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान हुआ है। ठीक, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है तो यह थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए, देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वह प्रतिभा पाटिल हैं। ठीक, पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वह वीवी गिरी थे। ठीक, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो देखिए, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जो जारी करता है वह राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन कौन प्रदान करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्रदान किया जाता है यह संचित निधि द्वारा किया जाता है। ठीक, संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ये तीनों हैं आपके राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये 3 हैं। ठीक, जिसका कि वर्णन भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 352 किससे संबंध रखता है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? तो देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह यह राष्ट्रीय आपात का आधार है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया कब? तो देखिए, पहली बार जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था यह 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, भारत चीन युद्ध के समय में। ठीक, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? तो 3 दिसंबर 1971 को किया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? तो देखिए, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था वह 25 जून 1975 को हुआ था। ठीक, आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? तो 1 माह की। ठीक, तो 1 माह यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन का जिक्र। ठीक, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है कहाँ पे? तो देखिए, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है उत्तर प्रदेश में लगा है। ठीक, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन की जो न्यूनतम अवधि है 6 माह है, अधिकतम अवधि है 3 वर्ष है। ठीक, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जा सकती है यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जा सकती है। ठीक, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो अभी एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है। ठीक, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। ठीक, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत यह बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर जो कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है अधिकतम 6 माह तक। ठीक, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति का पद या कार्यभार संभालेगा। ठीक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा करता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति यदि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? तो देखिए, प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद
352 के खंड 3 में। ठीक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन से? देखिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन होता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक, प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, किसके तहत? अनुच्छेद 78 के तहत देता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वह विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ठीक, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो देखिए प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वह इंदिरा गांधी हैं। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? तो देखिए सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर जो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन के लिए। ठीक, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो कुल संख्या थी 30 थे। ठीक, कार्यकाल 1 वर्ष का था और ये जो 30 सदस्य थे यह लोकसभा से थे। ठीक, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। ठीक, लोकलेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए लोकलेखा समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है 22 है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से हैं। ठीक, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा? देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या जो है वह 1/10 है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता है। ठीक, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत यह मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो देखिए राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव थी वह BS रामा देवी थी। ठीक, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे। ठीक, तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री की बात करेगा तो नरगिस दत्त। तो राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम अभिनेता थे वह पृथ्वीराज कपूर थे। ठीक, लोकसभा व राज्यसभा के लिए निर्वाचन है तो न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा वालों के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का गठन कब किया गया? तो देखिए लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552 और राज्यसभा में हो सकते हैं 250। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया कब? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किया गया था। ठीक, लोकसभा में राज्यों के सीटों को कौन आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को सीटें जो आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। ठीक, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ लोकसभा का प्रथम चुनाव। ठीक, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन कब आधारित है? तो देखिए लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक,
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। ठीक। लोकसभा का नेता होता है कौन? तो देखिए लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है वह अपने उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को देता है। ठीक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। ठीक। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अनंतशयनम अयंगर हैं। ठीक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। ठीक। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। तो देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह प्रोटेम स्पीकर करता है रहता है और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए किसी विशेष दिन लोकसभा में जो अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह 20। ठीक। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जाते हैं? तो देखिए लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। ठीक। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई कब? तो 1969 में दिया गया। ठीक। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो देखिए राज्यसभा तथा लोकसभा में जो प्रथम विपक्षी नेता थे वह कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा में, और लोकसभा में जो प्रथम विपक्षी थे वह राम सुभग सिंह थे। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के समय। ठीक। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या होती है कितना? तो लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या जो होती है वह 1/10 होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं वह उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो पेश किया जाता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक परिभाषित है तो अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक जो परिभाषित है तो अनुच्छेद 117 में। तो 110 में धन विधेयक परिभाषा दिया गया है और 117 में वित्त विधेयक का परिभाषा दिया गया है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है कितने दिनों के लिए? केवल 14 दिनों के लिए। भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है कौन? तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद कौन करता है? तो सॉलिसिटर जनरल करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। ठीक। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो देखिए राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार जो होता है यह महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में ये बताया गया है। ठीक। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है किसके पास? तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। ठीक। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है तो देखिए देश के सार्वजनिक धन का जो संरक्षण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के फर्स्ट के तहत। ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है
तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तो देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 137 के तहत है। ठीक, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश हैं, कितने हैं? तो 34 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2,80,000 है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। ठीक, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में। ठीक, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र, यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उन वो जो त्यागपत्र देते हैं वह राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 62 वर्ष है। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया? तो 1866 में हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1966 में किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 25 मार्च 2013 को किया गया। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को किया गया। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन हैं, किसके? तो पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय जो है यह चंडीगढ़ के अधीन है। ठीक, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो लक्षद्वीप। और बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन क्या है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव और नगर दादर नगर हवेली, ये सब है। ठीक, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ठीक, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है, तो कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें? तो राज्यपाल में होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब देखिए राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल यानी गवर्नर को जो शपथ ग्रहण करवाता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ठीक, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो 3,50,000। ठीक, राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक, राज्य विधानमंडल के अंग कौन है? तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है? तो विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन क्या कहलाता है? तो विधान परिषद कहलाता है, अनुच्छेद 171 के तहत। ठीक, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो देखिए राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक, विधानसभा में राज्यपाल
आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो विधानसभा में राज्यपाल जो होता है केवल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ठीक। विधानसभा की न्यूनतम व अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम 500 होती है। ठीक। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए विधान परिषद के जितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो 1/6 सदस्य रहते हैं। ठीक। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या होती है, अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष और विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है कौन? तो मुख्यमंत्री होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए भारतीय राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक। चुनाव आयोग है तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ठीक। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था सर्वप्रथम आम चुनाव। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्रदान किया गया? तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग करता है। ठीक। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता देता है वह निर्वाचन आयोग देता है। ठीक। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया है कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया तो 1993 के चुनाव में। ठीक। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन विषय है तो राज्य सूची का ये विषय है। ठीक। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थापित किया गया। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 ड तक। ठीक, ड़ तक है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है तो देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की जो बात कही गई है संविधान के भाग 4 में कही गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसके पास? देखिए पंचायत चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी तो बलवंत राय समिति ने। ठीक। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी तो अशोक मेहता समिति ने। गठन कब किया गया इसका? तो 1977 में। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू किया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नगर पालिका का वर्णन है भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जड़ जी तक है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। 12वीं अनुसूची के संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई है? तो 18। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई 1687 से 88 में। ठीक। तो नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687 और 88 में मद्रास में किया गया। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर या मेयर होता है। ठीक। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक।
वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एन.के. सिंह है। ठीक। केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है। ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो देखिए राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 का फर्स्ट के तहत किया जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1926 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों यानी कि 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक। लघु संविधान किससे कहा जाता है? देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो 1980 में पारित हुआ। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? तो केरल में 1957 में किया गया। अनुसूचित जाति या जनजाति के अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है, तो 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा। ठीक। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था कब? तो 15 सितंबर 1997 को। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो मई 1990 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। ठीक। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया कब? तो 11 अगस्त 2019 को हटाया गया है। ठीक। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। समान नागरिक संविदा, तो समान नागरिक संविधा यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। धारा 302 का संबंध किससे है? तो हत्या से है। धारा 307 का संबंध किससे है? हत्या की कोशिश से है। भारत में सूचना का अधिकार को अधिनियमित कब किया गया? तो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार कैसा है? तो विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत सर्वप्रथम हुई कब? तो 1809 में स्वीडन में हुआ। संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, तो 1968 में चौथी लोकसभा में किया गया। भारत में लोकपाल बिल कब पारित हुआ? तो 2013 में पारित हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम दिया गया तो एल.एम. सिंघवी ने। ठीक। संसद में पहली बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था तो शांति भूषण द्वारा। ठीक। भारत का प्रथम लोकपाल या ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया 19 मार्च 2019 को। भारत के पहले लोकपाल या लोकायुक्त प्रमुख कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने। ठीक। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक। लोकपाल में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 8। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई? तो महाराष्ट्र में किया गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोगों ने और पिछला वीडियो नहीं देखा जैसे कि इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मास्टर वीडियो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।